कल वाले क्वेश्चंस हो गए सारे, फर्स्ट एंड सेकंड भी हो गया सबका। आंसर्स करते हैं मैच, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो है उसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी जो कंसेप्ट आया वो ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से आया ये कंसेप्ट, मैथमेटिक्स की ब्रांच से ये कंसेप्ट आया हुआ है प्रोबेबिलिटी। दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के टाइप्स जो हैं वो दो होते हैं प्रोबेबिलिटी के, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में काम में ली जाती है उसे सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये हमारे कोर्स में नहीं है, हम सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए और नाम पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव मतलब मैनेजमेंट। जितनी भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं वो कौन सी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट, बच्चों एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट? आप कुछ भी ट्रायल करते हैं और उसका अगर कोई भी आउटकम आ रहा है या रिजल्ट आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना। मतलब मैंने कुछ भी कोशिश की और उसका कोई ना कोई परिणाम मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, तो उस चीज को आप क्या कह देते हैं, एक्सपेरिमेंट करना। अगर यही आउटकम या यही रिजल्ट रैंडमली जनरेट हो रहे हैं तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। मतलब एक तो है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो गया कि आउटकम रैंडमली जनरेट हो रहा है। मैंने इस क्लास के जितने बच्चे हैं सबके नेम्स एक चिट में लिखे और वो चिट्स मैंने एक बॉक्स में डाल दी। अब रैंडमली कोई भी 3 चिट उठाई और रैंडमली है वो, मैंने पर्पसफुल नहीं उठाया कि इसी बच्चे का नाम मुझे लेना है, रैंडमली उनके 3 के जिसके भी नाम है उससे मैंने वो क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसका आउटकम रैंडमली जनरेट हुआ, सबके आने के चांसेस क्या थे वहां पे, बराबर थे। ऐसा नहीं था कि इसकी प्रेफरेंस ज्यादा और इसकी प्रेफरेंस कम है। तो कोई भी ट्रायल जिसके आउटकम रैंडमली जनरेट हो रहे हैं उस तरीके के एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और इन आउटकम्स या इन रिजल्ट्स को क्या बोला जाता है, इवेंट्स बोला जाता है। तो इवेंट्स का मतलब क्या होता है, आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इवेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी आउटकम होता है उसे आप क्या कह देते हो, इवेंट कह देते हो। अब जो ये इवेंट्स होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके सिंपल और एक होते हैं आपके कंपोजिट। सिंपल इवेंट्स को एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोला जाता है। सिंपल इवेंट्स कौन से होते हैं, विच कैन नॉट बी ब्रेक्ड फर्दर, जिसको आगे फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, उस तरीके के इवेंट्स को क्या कहा जाता है, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो इसका आउटकम या तो हेड आएगा या टेल, तो इसको मैं आगे और ब्रेक नहीं कर सकती, हेड को मैं और फर्दर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती, टेल को मैं और फर्दर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है, सॉरी इस तरीके के इवेंट्स को क्या बोला जाता है, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट्स। कंपोजिट इवेंट्स क्या होते हैं, विच कैन बी ब्रेक्ड फर्दर, जिसको आप आगे ब्रेक कर सकते हो उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट इवेंट्स कह देते हैं, कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डाइस को रोल किया, डाइस सब समझते हैं, लूडो खेलते हैं उसमें वो डाइस आता है। डाइस में नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं कहूं डाइस का जो इवेंट जो आउटकम आ रहा है वो इवन नंबर आने का आउटकम।
अब इवन नंबर या तो 2 हो सकता है या 4 या 6 हो सकता है। इसको मैं आगे ब्रेक कर सकती हूँ 2, 4 और 6 में। तो ये मेरा क्या हो गया, कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट हो गया। तो सिंपल इवेंट मतलब जिसको आप आगे ब्रेक नहीं कर सकते, और कंपाउंड इवेंट मतलब जिसको अपन फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, उसे क्या कह देते हैं, कंपाउंड। अरे 2, 4, 6 नहीं, इवन नंबर को इवेंट ये है, इवन नंबर आने का। इवन नंबर को अपन आगे ब्रेक कर सकते हैं 2 या 4 या 6 को अपन ब्रेक मतलब 2, 4, 6 का जो सेट है उसको अपन फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। तो इवेंट्स क्या होते हैं, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इवेंट्स बोला जाता है। इवेंट्स भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कंपोजिट। सिंपल मतलब जिसको आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता, और कंपाउंड या कंपोजिट मतलब जिसको आगे ब्रेक किया जा सकता है। और भी इवेंट्स होते हैं आपके, कौन से और इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, व्हेन टू इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। जब दो इवेंट एक साथ कॉन्करेंटली एक साथ अकर नहीं हो सकते, एक की अकरेंस दूसरे की नॉन अकरेंस को अगर शो कर रही है, तो उस तरीके के इवेंट्स को क्या कहा जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कभी भी वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक आ गया तो इसका मतलब क्या है, उसी टाइम पे दूसरा नहीं आ सकता, तो उस तरह के इवेंट्स को क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हेड और टेल एक साथ आ जाएंगे। हेड अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसी टाइम पे सेम टाइम पे टेल नहीं आ सकता। टेल आ गया तो इसका मतलब क्या, इसी टाइम पे हेड नहीं आ सकता। हेड और टेल कभी एक साथ नहीं आ सकते। अगर अपन डाइस रोलिंग का एग्जांपल लें, तो अगर नंबर 1 आ गया तो उसी टाइम पे 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई और नंबर नहीं आ सकता। एक की अकरेंस, 1 की अकरेंस बाकी सबकी नॉन अकरेंस को अगर शो करती है, तो इस तरह के इवेंट्स को क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो कभी भी एक क्वेश्चन का आंसर ट्रू भी और फॉल्स भी दोनों नहीं हो सकता। अगर ट्रू आ गया तो वो शो कर रहा है कि फॉल्स नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पास या फेल होता है, तो कभी भी कोई बच्चा पास और फेल एक साथ नहीं हो सकता। अगर वो पास हो गया तो वो शो कर रहा है कि वो फेल अभी नहीं हो सकता। अगर वो फेल हो गया तो वो शो कर रहा है कि पास वाला इवेंट अभी अकर नहीं हो सकता। इस तरह के इवेंट्स को क्या कहा जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। एक की अकरेंस दूसरे की नॉन अकरेंस को शो करती है, और दोनों इवेंट्स कभी भी साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली एक साथ अकर नहीं हो सकते। तो उस तरह के इवेंट्स को क्या कहा जाता है बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जा सकता है। देन नेक्स्ट होते हैं आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, सपोज आपने डाइस कॉइन को टॉस किया, तो या तो हेड या टेल, इसके अलावा कोई और आउटकम आ सकता है नहीं। तो एग्जॉस्टिव कहता है कि आउटकम सिर्फ इसी सेट में से आएगा, जो ये सेट मैंने बना दिया, इसके बाहर का आउटकम नहीं आ सकता। अगर आप डाइस रोलिंग करते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन छहों के अलावा कोई और सातवां नंबर नहीं आ सकता। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या कहते हैं कि आउटकम जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेट में से आएगा, इसके बाहर का आउटकम नहीं आ सकता। उस तरह के इवेंट्स को क्या कहते हैं अपन, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह देते हैं। देन नेक्स्ट है आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जब सबके आने के चांसेस सेम होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा बार आएगा और ये कम बार आएगा, उस तरीके के इवेंट्स को इक्वली लाइकली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो जितने चांसेस हेड आने के होते हैं उतने ही टेल आने के होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप डाइस को रोल करते हो तो जितने चांसेस 1 आने के होते हैं उतने ही 2 के होते हैं, उतने ही 3 के, उतने ही 4 के, उतने ही 5 के और उतने ही 6 के। सबके आने के चांसेस क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो जब सबके आने के चांसेस बराबर हैं उस तरह के इवेंट्स को क्या बोला जाता है? इक्वली लाइकली इवेंट्स बोला जाता है। तो अपन ने 3 तरीके के इवेंट्स पढ़ लिए। सबसे पहले आपने कौन सा इवेंट पढ़ा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कभी भी दोनों इवेंट एक साथ अगर नहीं हो सकते, एक की अकरेंस दूसरे की नॉन अकरेंस को शो करेगी तो उसे क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो आउटकम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेट में ही आएगा, इसके बाहर का आउटकम नहीं आ सकता। और इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? सबके आने के चांसेस सेम होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? हमने प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला कल क्या पढ़ा था बच्चों? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स पढ़ा था। अब इस फेवरेबल के पहले ये तीनों इवेंट्स के नाम लगा दो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली फेवरेबल आउटकम्स अपॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव कॉमा इक्वली लाइकली टोटल आउटकम। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली फेवरेबल आउटकम्स अपॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली टोटल आउटकम्स होने चाहिए। क्लासिकल डेफिनेशन वाज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट की थी? क्लासिकल डेफिनेशन किसने दी थी? बर्नौली एंड लैपलेस ने इसको दी थी। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अब अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखते हैं। कल अपन ने कॉइन टॉसिंग का क्वेश्चंस कर लिए थे, फेवरेबल टोटल निकालने आ गए। हाँ, अब अपन आज सीखेंगे बच्चों डाइस रोलिंग वाले क्वेश्चन। डाइस रोलिंग वाले क्वेश्चन। डाइस क्या होता है आप लोगों को पता है, जो लूडो में खेलते हैं। नंबर्स क्या होते हैं उसपे? 1 2 3 4 5 एंड 6। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का वही चलता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब डाइस में भी टोटल निकालने का सेम फॉर्मूला है। वहां पे टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2 रेज टू द पावर n। 2 क्यों था? क्योंकि एक कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं? 2 होते हैं, इसीलिए 2 रेज टू द पावर n किया था अपन ने। यहाँ एक डाइस के कितने आउटकम होते हैं? 6, इसीलिए यहाँ पे टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? 6 रेज टू द पावर n। अगर वो आपको कह दे कि 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, आपने दो डाइस को दो बार, एक दोनों डाइस को एक साथ रोल किया या एक ही डाइस को 2 टाइम्स रोल किया, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 6 रेज टू द पावर 2, दैट इज 36। आ गया समझ में? अब डाइस रोलिंग में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? उसने कहा आपने दो डाइस को एक साथ रोल किया, फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं उन दोनों का जो सम है दैट शुड बी 9। दो डाइस को रोल किया और दोनों डाइस पे जो नंबर्स लिखे हुए आए उनका सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर बताओ। तो मुझे पता है टोटल आउटकम्स तो कितने आएंगे? दो डाइस को रोल किया तो 36 फिक्स है। अब फेवरेबल निकालते हैं बच्चों। 9 सम कब कब आ सकता है? जब पहले डाइस पे 3 और दूसरे पे 6 तो सम 9 आ सकता है, या फिर इसी का उल्टा पहले पे 6 और दूसरे पे 3। या फिर 9 सम कब आ सकता है? जब पहले पे 4 और दूसरे पे 5 तो सम 9 आ जाएगा, या इसी का उल्टा 5 या 4। और कोई केसेस हो सकते हैं 9 सम आने के डाइस रोलिंग में? नहीं हो सकते। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 4 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी? 1/9। उसने कहा आपने दो डाइस को रोल किया और उनका जो सम है दैट शुड बी 6। दो डाइस को रोल किया और दोनों पे जो नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं उनका सम क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए।
तो अगर पहले पे 1 और दूसरे पे 5 आए तो सम 6 आ जाएगा, या इसी का उल्टा पहले पे 5 और दूसरे पे 6। 1 पहले पे 2 दूसरे पे 4 तो सम 6 आ जाएगा, या इसी का उल्टा 4 एंड 2। पहले पे 3 और दूसरे पे 3 तो सम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई भी केसेस बन सकते हैं 6 आने का? नहीं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी? 5/36 आ गई। समझ में आ गया सम वाले क्वेश्चंस क्या है? उसने कहा कि आप 2 डाइस को रोल कर रहे हो। पहले मैं एक टेबल करवाती हूँ। जब अपन 2 डाइस को रोल करते हैं, 2 डाइस पे जो नंबर्स हैं उनका जो सम है, उस सम की डायरेक्ट टेबल, अभी तो अपने निकाल निकाल के देखा, सैंपल स्पेस बना बना कर देखा। डायरेक्ट टेबल भी होती है, सिर्फ 2 डाइस के लिए होती है। क्या डायरेक्ट टेबल होती है इसकी? पहले सीखो बनाते कैसे हैं, फिर बना लेना। जब अपन 2 डाइस को रोल करते हैं बच्चों, तो सबसे छोटा सम क्या आएगा? 1 + 1 2। सबसे बड़ा सम? अरे 2 डाइस को रोल किया, सम 12। 6 + 6 12। इनके बीच के सारे नंबर लिख दो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक डाइस पे नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 तक ही होते हैं। वहां तक पहुंच गए, फिर उल्टा चलने लग जाओ वापस। 5 4 3 2 1। आपको पता है 2 डाइस को रोल करते हो तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 36। फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। ये टेबल सब लोग अपने नोट्स में बना लो, कहीं भी बनी भी नहीं है। ये डायरेक्ट टेबल है, जो 2 डाइस को जब अपन रोल करेंगे उनपे जो नंबर्स लिखे हुए आएंगे उसके सम की ये डायरेक्ट टेबल है। अगर आप लोगों को ये लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी आपको ये बनाने आनी चाहिए। मैंने तरीका भी बता दिया इसको बनाना कैसे है। आपको मिनिमम सम 2, मैक्सिमम सम 12, बीच के सारे नंबर्स लिख दो। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1 से 6 तक वैल्यूज जो आती हैं, फिर उसका उल्टा चलो और 2 डाइस को रोल करते हैं तो टोटल सम कितना आता है? 36 आता है। में वापस क्यों लिखा 6 के बाद 5.2? बेटा मैंने तरीका बताया है वापस लिखने का, मतलब मैंने ये टेबल बनाने का मेथड बताया, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। ये टेबल है जो डायरेक्टली अपन यूज में ले सकते हैं। 2 डाइस वाले क्वेश्चन आएंगे और उनका सम वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये टेबल आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। बन गई सबकी टेबल? अब देखो, अपन ने अभी किया था 2 डाइस को रोल किया। क्वेश्चन देखो, अपन ने किया था 2 डाइस को रोल किया, उसका सम कितना आना चाहिए? 9। 9 की प्रोबेबिलिटी अपन ने निकाली थी 4/36। यहाँ डायरेक्टली आप काम में ले सकते हो, कितनी आई है? 4/36। पर आपको ये सैंपल स्पेस भी बनाना आना चाहिए, किसी किसी क्वेश्चंस में काम आएगा ये भी। अभी नहीं काम आएगा पर कहीं कहीं ये भी काम आता है। अपन ने क्या 2 डाइस को रोल करना है और उसका सम कितना आ रहा है? 6। तो 6 की देखो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 5/36। अपनी कितनी आई थी? 5/36। तो 2 डाइस के रोल करने पे जो सम की वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली अपन इस टेबल से काम में ले सकते हैं। सम वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए आप लोगों को? देन डाइस रोलिंग में क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट वाले। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कम से कम। उसने कहा कि आप 2 डाइस को रोल कर रहे हो, क्वेश्चन सुनो, उनका जो सम है दैट शुड बी एटलीस्ट 10। 2 डाइस को रोल किया तो सम क्या होना चाहिए? 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए सम उनका? 10 होना चाहिए उन पे जो नंबर्स हैं। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू यही है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 या 10 से बड़ा। तो x की वैल्यू या तो 10 आ जाएगी, या x की वैल्यू 11, या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 12। 10 या 10 से बड़ा।
तो x जब 10 था तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/36, 11 था तो कितनी थी 2/36 और 12 था तो कितनी थी 1/36, कितना आ गया 6/36, दैट इज 1/6। आया क्वेश्चन समझ में? उसने कहा दो डाइस को रोल किया, उनका जो सम है दैट शुड बी एट लीस्ट 5। सम जो है वो कम से कम क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 करते बच्चों तो कितना बड़ा हो जाता अपना, इसी से मैं उल्टा कर देती। उल्टा क्या कर सकती थी 1 माइनस एक्स, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया तो आप कौन सा साइन लगाएंगे लेस देन 5। 5 से छोटा, 5 से छोटा आपके पास क्या है 2 वाला केस, 3 वाला केस या फिर 4 वाला केस। तो 1 में से माइनस कर रहा 2 वाला केस इज 1/36, 2/36, 3/36। तो 1 माइनस ये कितना हो गया 6/36, कितना आएगा 30/36 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो चाहे तो आप इधर वाला निकाल लो चाहे इधर वाला निकाल लो, आंसर सबसे हमेशा क्या आएगा आपका सेम आएगा। और करके देखें। उसने कहा आपने दो डाइस को रोल किया, उन पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका जो सम आ रहा है दैट शुड बी एट लीस्ट 7 होना चाहिए। दो डाइस को रोल किया, उन पे जो नंबर्स है उसका सम क्या होना चाहिए बच्चों कम से कम 7। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। 7 या 7 से बड़ा, तो 7 या 7 से बड़ा मतलब यहाँ तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो 6/36 प्लस 5/36 प्लस 4/36 प्लस 3/36 प्लस 2/36 प्लस 1/36, कितनी वैल्यू आएगी 21/36। आप इसको कट कर भी लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है? एटलीस्ट मतलब कम से कम। अगर अपन को एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस करने 10 भी लिया था, हाँ लिए 7 में तो 7 7 8 9 10 11 12 ये में तो ये रहा 7, एटलीस्ट 7, सम 7 होना चाहिए मतलब 7 या 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो 7 या 7 से ज्यादा मैंने ये वाला हिस्सा लिया है। 7 की प्रोबेबिलिटी 6/36, 8 की प्रोबेबिलिटी 5/36, 9 की, और अगर मैं उल्टा वाला लेती तो 1 में से माइनस कर और ये इधर वाले माइनस कर देती। क्योंकि बेटा उसने कहा एटलीस्ट 5 मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। एटलीस्ट मतलब क्या होता है कम से कम, तो 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा कितना बड़ा हो रहा था मेरा, इतना बड़ा हो रहा था, इतना बड़ा हो रहा था, मैंने छोटा बना दिया 1 माइनस एक्स, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया तो कौन सा साइन बचा सिर्फ लेस देन का। तो लेस देन 5, 5 से छोटा, 5 से छोटा क्या है, एक तो 2 वाला केस, एक 3 वाला केस और एक 4 वाला केस। इक्वल्स टू तो बेटा इसमें आ चुका है ना, इसलिए यहाँ इक्वल्स टू नहीं लिखा। आप इससे भी करते हैं तो भी आंसर आपका वही आता जो मैंने उससे किया था। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? ये हो गए एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस। अब अपन करेंगे एटमोस्ट वाले क्वेश्चन। हाँ जी, उसने क्वेश्चन दिया है कि आपने दो डाइस को रोल किया, उनपे जो सम आ रहा है दैट शुड बी एट मोस्ट 6। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्स टू मैक्स। तो उनका जो सम है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए 6, मतलब एक्स की वैल्यू 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए। 6 या 6 से छोटा मतलब यहां तक का केस ले सकते हो, या तो 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6। 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36,
3 की प्रोबेबिलिटी 2/36, 4 की 3/36, इसकी 4/36 और इसकी 5/36। सम करो कितना आएगा? 15/36 इसकी प्रोबेबिलिटी। उसने कहा दो डाइस को रोल किया, उनका सम जो है वो एटमोस्ट 9 होना चाहिए। सम ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9। 9 या 9 से छोटा मतलब इतना बड़ा हो जाता है, इधर वाला हिस्सा पूरा, इधर वाला हिस्सा अपन लेते तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, 1 माइनस एक्स। यहाँ लेस देन इक्वल्स टू का साइन था, उसके पास कौन सा साइन बचा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन 9। 9 से बड़ा, 9 से बड़ा मेरे पास कौन सा केस है? एक तो 10 वाला और एक 11 वाला और एक 12 वाला। तो 1 माइनस 10 की प्रोबेबिलिटी 3/36, 11 की 2/36 और 12 की 1/36। तो 1 माइनस 6/36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 30/36। समझ में आ गया? तो आप एटलीस्ट एटमोस्ट को दोनों दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो तरीका आपको छोटा लग रहा है अभी से हैबिट डाल लो बच्चों, आने वाले क्वेश्चंस में अभी तो कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी पड़ती, पर जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी और फिर आप वहां बड़ा तरीका काम में लोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होएगा। तो इसीलिए हमें ये देखना आना चाहिए कि कौन सा मेथड छोटा है, किससे हमें सॉल्व करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। तो डाइस रोलिंग में एक तो सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया, एक एटलीस्ट समझ में आ गया और एक एटमोस्ट समझ में आ गया। डाइस रोलिंग में और भी क्वेश्चंस होते हैं। डाइस रोलिंग में और कौन से क्वेश्चंस होते हैं? उसने कहा आपने दो डाइस को रोल किया, उन पे जो नंबर्स आ रहे हैं उस नंबर का जो सम है दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4। आपने दो डाइस को रोल किया, उस पे जो नंबर है उसको एडिशन कर दो, फिर जो सम आ रहा है वो क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। 4 की टेबल क्या होती है बच्चों? 4, 8, 12, 16। तो मुझे 12 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो तो मैं लेने ही नहीं है क्योंकि वो मेरे काउंटेबल ही नहीं है। तो मुझे कहाँ तक लेने हैं? 4, 8, 12। 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/36। 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/36 और 12 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/36। 9/36 आ गया आंसर। उसने कहा आपने दो डाइस को रोल किया, उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो 5 की टेबल में क्या आता है? 5, 10, 15 आता है, पर वो हम लेंगे नहीं। तो मुझे 5 और 10 तक लेना है। 5 की प्रोबेबिलिटी 4/36 और 10 की प्रोबेबिलिटी 3/36, दैट इज 7/36। तो आपको डाइस रोलिंग में सिंपल क्वेश्चंस, एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड मल्टीपल, ये सारे समझ में आ गए। ये तो अभी तक डायरेक्टली टेबल से हो पा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन होता है डाइस रोलिंग में डिफरेंस वाला, वो टेबल से नहीं होता, उसके लिए हमें सैंपल स्पेस ही बनाना पड़ेगा। उसने कहा आपने दो डाइस को रोल किया, उस पे जो नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं उनका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? सपोज 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बनाओ। तो डिफरेंस 3 का अगर पहले पे 1 आया तो दूसरे पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? 3 का। या इसी का उल्टा, पहले पे 4 और दूसरे पे 1। अगर पहले पे 2 आ रहा है और दूसरे पे 5 आ रहा है तो डिफरेंस कितने का आएगा? 3 का। या इसी का उल्टा, 5 और 2। पहले पे अगर 3 आ रहा है तो दूसरे पे क्या आना चाहिए? 6, तभी डिफरेंस कितने का आएगा? 3 का। या इसी का उल्टा, 6 और 3। और कोई केस बन सकता है? नहीं। तो आपके फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36। उसने कहा आपने जो दो डाइस को रोल किया, आपने जो दो डाइस को रोल किया उन दोनों पे जो नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं उनका डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 1 का आना चाहिए। 1 का, पहले पे 1 तो दूसरे पे क्या आना चाहिए? 2। बेटा 1 का डिफरेंस सिर्फ एक ही डिफरेंस चाहिए, तो पहले पे 1 तो दूसरे पे क्या आएगा? 2, तभी तो डिफरेंस कितने का आएगा? 1 का। या इसी का उल्टा, 2 और 1।
पहले पे 2 तो दूसरे पे क्या आएगा 3, तभी डिफरेंस 1 का आएगा, या इसी का उल्टा 3 एंड 2। पहले पे 3 तो दूसरे पे क्या आएगा 4, या इसी का उल्टा 4 एंड 3। पहले पे 4 तो दूसरे पे 5, तभी डिफरेंस 1 का आएगा, या इसी का उल्टा 5 एंड 4। पहले पे 5 तो दूसरे पे 6, या इसी का उल्टा 6 एंड 5। और कोई केस बन सकता है नहीं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 10, और टोटल कितने हो गए 36। उसने कहा आपने 2 डाइस को रोल किया, उन पे जो नंबर्स लिखे आ रहे हैं उनका डिफरेंस जो है वो 0 का आना चाहिए। 0 का डिफरेंस मतलब पहले पे 1 तो दूसरे पे भी 1, पहले पे 2 तो दूसरे पे भी 2, पहले पे 3 तो दूसरे पे भी 3, पहले पे 4 तो दूसरे पे भी 4, पहले पे 5 तो दूसरे पे भी 5, और पहले पे 6 तो दूसरे पे भी 6, तभी डिफरेंस 0 का आएगा। तो फेवरेबल 6 और टोटल 36। तो डाइस रोलिंग में हमारे फाउंडेशन के कोर्स में ये 5 तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, एक एटलीस्ट, एक एटमोस्ट, एक मल्टीपल वाला और एक डिफरेंस वाला। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अपन सीखेंगे और क्वेश्चन सिखाऊंगी। अब अपन सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखना है, अब जो सिखा रही हूँ आगे तक काम आएगा ये आपके। अपन सीखेंगे बच्चों ग्रुप बनाना, कमिटी बनाना। ग्रुप और कमेटी बनाने वाले क्वेश्चन अब अपन सीखेंगे। कार्ड्स पॉइंट टॉसिंग सीख चुके हैं, डाइस रोलिंग सीख चुके हैं, अब अपन सीखेंगे ग्रुप एंड कमेटी वाले क्वेश्चन। ग्रुप और कमेटी वाले क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है एनसीआर। वैसे तो मैथ्स का फॉर्मूला एनसीआर कॉम्बिनेशन होता है, पर मैं आपको लर्न करने के लिए अभी बता दूंगी इसका फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर का। एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो मैंने ऐसा साइन बनाया है इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। कैसे करते हैं, अगर मुझे निकालना हो 6C2, 6C2, छोड़ो एक बार, बस ये फॉर्मूला कर लो अभी एक बार। अब क्वेश्चंस के साथ ही सिखा दूंगी कैसे सॉल्व करते हैं क्या नहीं करते। सपोज मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्लास के अंदर टोटल कितने बॉयज हैं 8, एंड गर्ल्स कितनी है 6 गर्ल्स हैं। उसमें से मुझे मिलाकर कितने का ग्रुप बनाना है, 4 का बनाए और 5 का बना लेते हैं। 5 का आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, कमिटी बनाना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रही हूँ। एक क्लास में 8 तो लड़के हैं 6 लड़कियां, उनमें से कोई भी चूज कर आपको 5 बच्चों का ग्रुप बनाना है। अब वो कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि वो पांचों के पांचों, हर बार 5 ही वर्ड रहेगा ठीक है, मैं ये लिखूंगी नहीं 5, तो वो पांचों के पांचों क्या होने चाहिए बॉयज होने चाहिए। पांचों के पांचों क्या होने चाहिए बॉयज। फॉर्मूला वही है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल अपॉन। अब 5 बॉयज, टोटल कितने बॉयज थे बच्चों 8, तो 8 में से मुझे कितने चूज करने हैं 5। मैं सिर्फ ये लर्न करने के लिए सी को चूज बोलती हूँ, बाकी एक्चुअली सी का मतलब क्या होगा कॉम्बिनेशन होता है। पर आप लोग ऐसा चूज सोच के लिखोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा और आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे 8 बॉयज में से चूज कितने करने हैं 5 बॉयज अपॉन फेवरेबल हो गया। टोटल इस क्लास में टोटल बच्चे कितने थे बच्चों 14 क्लास में, और 14 में से मुझे चूज कितने बच्चे करने हैं 5। तो फेवरेबल तो हो गया 8C5 और टोटल हो गया आपका 14C5। अब सॉल्व करना सीखते हैं अपन इसको। 8C5 का फॉर्मूला देखो NCR, मतलब 8 तो क्या हो गया n और 5 क्या हो गया आपका r। तो फॉर्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। मैंने सिर्फ फॉर्मूले में लिखा। अब ये फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, अगर मुझे 6 फैक्टोरियल निकालना हो तो कैसे निकालूंगी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कब तक चलते जाते हैं जब तक 1 तक नहीं पहुंच जाते। अभी मत करो कैलकुलेशन कुछ भी।
अगर मुझे 10 फैक्टोरियल निकालना हो तो कैसे निकालूंगी? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपको 12 फैक्टोरियल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब उल्टी काउंटिंग चलनी है, उस नंबर से 1 तक पहुंचना है उल्टा और मल्टीप्लाई करते जाना है, वो फैक्टोरियल निकलता है। अब अपन ये निकालने की कोशिश करते हैं 8C5। 8C5, 8 फैक्टोरियल को 8 रहने दो, 5 को 5 रहने दो। 8 माइनस 5 कितना होता है बच्चों? 3। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 3 फैक्टोरियल। अब मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे वाला 5 फैक्टोरियल से ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। तो नीचे मैंने 5 फैक्टोरियल को 5 रहने दिया। 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 8 7 जा कितना हुआ? 56। तो 8C5 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 56। अभी सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू आई, अब नीचे वाला पार्ट अपन सॉल्व करते हैं फेवरेबल। अब टोटल, तो उसने कहा 14C5, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? 14 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 14 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 14 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 14 माइनस 5 कितना होगा? 9। तो यहाँ पे कितना आ गया? 9 फैक्टोरियल। अब आप सॉल्व करो। 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 कैंसिल, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। अब सॉल्व करके बताओ 14 इंटू 13 इंटू 11 की वैल्यू कितनी आएगी? 2002। तो प्रोबेबिलिटी, उसने कहा कि उसमें पांचों के पांचों लड़के होने चाहिए, तो ऊपर वाली वैल्यू तो 56 थी, नीचे वाली वैल्यू कितनी थी? 2002। और आप इसको डेसिमल्स में निकालेंगे, आपका आंसर कर लेना, आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? और क्वेश्चंस लेके देखते हैं। उसने कहा कि जो 5 बच्चे आप ले रहे हो वो पांचों की पांचों क्या होनी चाहिए बच्चों? गर्ल्स होनी चाहिए। गर्ल्स होनी चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल तो वही 14 में से कितने बच्चे चूज करो? 5। फेवरेबल कैसे निकालोगे? टोटल गर्ल्स कितनी थी? 6। 6 में से कितनी गर्ल्स चूज करनी है मुझे? 5 गर्ल्स चूज करनी है। अगर अपन इस 6C5 को मैं सॉल्व करती तो फॉर्मूला क्या होता है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यही होता है। 6 माइनस 5 कितना हुआ? 1। और 5 को 5 रहने दिया, ऊपर मैंने खोल के लिख दिया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो मतलब मैं एक डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकती हूँ, एन सी एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आती है आपके? एन के बराबर आती है। ये फॉर्मूलेज जो हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं फैक्टोरियल के लिए, आपको इनको दोबारा दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये भी आप नोट्स में लिखते चलो, क्योंकि ये लिखे हुए नहीं है आपके नोट्स के अंदर। एन सी एन माइनस 1, जैसे 6C5 दिखा, अगर आपको 4C3 दिखेगा तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 10C n माइनस 1 है तो कितना आएगा वैल्यू? n। तो 4C3 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अगर 7C6 दिख रहा है तो वैल्यू कितनी आएगी? 7। 10C9 दिख रहा है तो वैल्यू कितनी आएगी? 10। अपन को पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद करोगे तो आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। तो NCn माइनस 1 का वैल्यू कितनी आती है? हमेशा n। और फॉर्मूला लिखो, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर मैं ऐसा निकालती 5C0, 5C0 फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर्मूले के लिए बता रही हूँ आपको, तो फॉर्मूला क्या होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और 5 माइनस 0 इज 5 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, कितनी आई? 1। तो आप फॉर्मूला एक और लिखो, NC0 की वैल्यू कितनी आती है? हमेशा 1।
अगर मुझे 5C5 निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 इज 0 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। तो एक और फॉर्मूला लिख लो, एनसी, एन की वैल्यू कितनी आएगी हमेशा 1। ये 4 डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, याद रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। चलो, तो अपनी बच्चों 6C5 की वैल्यू तो कितनी आ गई 6। 14C5 की वैल्यू आपने पिछले वाले पार्ट में निकाली थी 2005, वो की वही काम में ले लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। और करें आगे के पार्ट्स। एक और फॉर्मूला लिखवाती हूँ, रुको। अगर मुझे 5C1 का फॉर्मूला निकालना होता तो वैल्यू क्या आती, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 1 को 1 रहने दो, 5 माइनस 1 इज 4 फैक्टोरियल। इसको मैं कैसे लिख सकती थी, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी बची 5। तो आप एक और फॉर्मूला लिख लो, NC1 की वैल्यू कितनी आती है हमेशा n के बराबर आती है। ये 5 फॉर्मूलेज आप लर्न कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन और जल्दी होना शुरू हो जाएगी। तो NC1 की वैल्यू कितनी आएगी n। लिख लिया सबने। चलो और पार्ट्स लेते हैं इसी क्वेश्चन के। हाँ जी, उसने कहा कि जो ये 5 बच्चों का आप ग्रुप बना रहे हो उसमें से आपको 2 तो बॉयज होने चाहिए प्लस 3 क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। फिक्स बता रहा है वो कि 5 बच्चों का जो ग्रुप बना रहे हो उसमें से 2 तो बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। बच्चों बॉयज कितने थे 8। 8 में से मुझे चूज कितने करने हैं 2 बॉयज इनटू प्रोबेबिलिटी में इनटू का मतलब क्या होता है एंड मतलब उसको भी लेना है, उसको भी लेना है, इंक्लूड करना है। गर्ल्स कितनी थी 6। 6 में से कितनी गर्ल्स चूज कर लो 3 और टोटल कितने में से बच्चे चूज होने चाहिए 14 में से 5। इन दोनों का जो टोटल है बच्चों वो हमेशा कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो 2 + 3 कितना हो गया 5। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 8C2 को अलग 6C3 को अलग 14C5 की वैल्यू है और वो वैल्यूज पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। उसने कहा कि जो आप 5 बच्चों का ग्रुप बना रहे हो उसमें से आपके पास 1 बॉय होगा और 4 क्या होंगी गर्ल्स होंगी। 1 बॉय मतलब 8 में से कितने बॉयज चूज कर लो 1 और 4 गर्ल्स मतलब 6 में से कितने बॉयज गर्ल्स चूज कर लो 4 और टोटल 14 में से कितने बच्चे चूज कर लो 5। आ रहा है बच्चों समझ में। ये तो हुआ सिंपल वाला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, उसने कहा जो ये 5 बच्चों का ग्रुप बना रहे हो इसमें से एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। 5 बच्चों का ग्रुप बन रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी 0 से 5 तक होगी। जितने बच्चों का ग्रुप बनता है x की वैल्यू 0 से वहां तक जाती है। तो 0 1 2 3 4 एंड 5। एक्स का मतलब बॉयज भी हो सकता है और एक्स का मतलब क्या हो सकता है गर्ल्स भी हो सकता है। उसने कहा कम से कम 2 लड़कियां मतलब एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। 2 या 2 से बड़ा कितना बड़ा हो जाता 2 3 4 5 बहुत बड़ा हो जाता। तो इसीलिए मैं इसको उल्टा लिख देती हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 2। 2 या 2 से बड़ा 1 में से माइनस किया तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन चला गया तो कौन सा साइन बचा सिर्फ और सिर्फ लेस देन का। तो 2 से छोटा, 2 से छोटा आपके पास क्या है 0 वाला केस या फिर 1 वाला केस। अब इस केस को लिखते कैसे, 1 माइनस ब्रैकेट में करना हमेशा 0। ये क्या है बच्चों गर्ल्स, 0 गर्ल्स चूज करो तो 6 में से कितनी गर्ल्स चूज करो 0। बाकी बचे हुए बॉयज, तो बॉयज कितने बचे, बॉयज कितने बचे ग्रुप के लिए, टोटल ग्रुप में तो 5 बच्चे लेने हैं ना, 0 गर्ल्स है तो बॉयज कितने लूंगी 5। तो 8 में से कितने बॉयज ले लो 5 और टोटल 14 में से कितने बच्चे ले लो 5। आ रहा है समझ में। प्लस
प्लस का मतलब प्रोबेबिलिटी में होता है और मतलब या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस होगा। प्लस वन, वन गर्ल, 6 में से कितनी लड़कियां चूज कर लो, 1। तो कितने बॉयज लेने पड़ेंगे मुझे, 4। तो 8 में से कितने बॉयज चूज कर लो, 4। और टोटल 14 में से कितने बच्चे चूज कर लो, 5। आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ प्लस लिखा है ना बेटा। और प्लस को और भी बोलते हैं। और केसेस देखो, और केसेस देखते हैं। मैं एक्स की वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ, 0 1 2 3 4 5। एक्स का मतलब बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी। अब और केसेस देखते हैं। उसने कहा कि जो 5 बच्चों का आप ग्रुप बना रहे हो उसमें से एटलीस्ट 4 जो है, मैम एक बार वापस समझाना। हाँ बेटा, और एग्जाम्पल्स ले रही हूँ उसी एटलीस्ट एटमोस्ट के, देखो समझ में आएगा। उसने कहा जो 5 बच्चों का ग्रुप बन रहा है, बच्चों प्लीज सीख लो, ये चीज डिफिकल्ट है। जो बच्चे अपने आप को एवरेज मानते हैं ना, उनको पक्का समझ में नहीं आएगा जब करने लगोगे तब। और एटलीस्ट एटमोस्ट ऐसी चीजें हैं जो पूरी प्रोबेबिलिटी में यही चलेगा, कुछ भी नया नहीं है। जो मैंने आज करवा रही हूँ वही मैंने कल करवाया था आपको, एक्स की वैल्यू मैंने ऐसे ही लेना सिखाया था आपको। तो आप लोग अगर आज या कल में ही अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे बातें करने की जगह, तो आपको ये चैप्टर करने में मजा आएगा, इजी लगेगा तो मजा आएगा। नहीं आपको ये एटलीस्ट एटमोस्ट में उलझे ही रहोगे, आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि किस में ग्रेटर साइन लेना है, किस में लेस लेना है, किस में कितनी वैल्यूज लेनी है, कितनी नहीं लेनी। और स्पेशली आप लोगों के लिए मैं कह रही हूँ ये बात, समझो 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 इन चीजों को, बातें नहीं करो, बातों में कुछ नहीं रखा। हाँ जी, उसने कहा कि आप जो 5 बच्चों का ग्रुप बना रहे हो उसमें से एटलीस्ट 4 क्या होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। अब 4 या 4 से बड़ी तो छोटा सा ही है, यही वाला कर लेते हैं। तो या तो x की वैल्यू क्या होगी 4, या फिर x की वैल्यू क्या होगी 5। x की वैल्यू 4, x का मतलब क्या है बॉयज। तो 8 में से कितने बॉयज चूज कर लो, 4 इंटू बाकी बची हुई गर्ल्स। बाकी कितनी बचे ग्रुप के लिए, एक बच्चा बच्चा। देखो टोटल 5 बच्चों का ग्रुप बनाना है, 4 ऑलरेडी मैं बॉयज ले चुकी हूँ, तो मेरे को गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेंगी, ओनली 1। और टोटल 14 में से कितने बच्चे चूज कर लो, 5। या फिर दूसरा केस हो सकता है, आप 8 में से 5 बॉयज ले लो, बाकी बची हुई गर्ल्स, बाकी कितनी गर्ल्स लेंगे अपन, 0। और टोटल 14 में से कितने बच्चे लेंगे, 5। हमेशा इन दोनों का जो टोटल है वो कितना आएगा अपना, 5 आना चाहिए। और दूसरा केस लेके देखते हैं अपन। उसने कहा जो आप ये 5 बच्चों का ग्रुप बना रहे हो इसमें से एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। कम से कम 3 मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, तो मैं इसके दोनों केसेस लेके बता दूंगी आपको। तो पहले अपन 3 या 3 से बड़ा वाला केस लेते हैं, या तो x की वैल्यू 3, या फिर x की वैल्यू 4, या फिर x की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3 है, x का मतलब क्या है यहाँ पे, गर्ल्स। 3 गर्ल्स, तो 6 में से 3 गर्ल्स ले लो, बाकी बचे हुए बॉयज। बॉयज कितने हैं, 8। 8 में से कितने बॉयज चूज करूंगी, 2। और टोटल कितने हैं, 14 में से 5 बच्चे। या फिर 6 में से 4 गर्ल्स, बाकी बचे हुए बॉयज। बॉयज कितने लेने हैं, 1। टोटल 14 में से 5। या फिर 6 में से 5 गर्ल्स, बाकी बचे हुए बॉयज, और टोटल 14 में से 5 बच्चे। एक केस तो ये हो सकता था इसका। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अपन कर सकते थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x, ये तो सेम का सेम लिखते हैं। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया, उसके पास कौन सा साइन बचा, सिर्फ लेस देन का, लेस देन 3। 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या है मेरे पास, 0 1 2।
तो 3 से छोटा एक तो 0 वाला केस है, एक 1 वाला केस है और एक 2 वाला केस है। 1 माइनस 0, तो 6 में से कितनी गर्ल्स चूज करो? 0। बाकी बचे हुए बॉयज, तो 8 में से 5 के 5 बॉयज आ जाएंगे और टोटल 14 में से कितने बच्चे आएंगे? 5। या फिर 1 गर्ल, 6 में से 1 गर्ल, तो 8 में से बॉयज कितने लूंगी? 4 और टोटल 14 में से 5 बच्चे। या 6 में से 2 गर्ल्स, बाकी बचे हुए बॉयज, तो बॉयज कितने लूंगी? 3 और टोटल 14 में से कितने बच्चे चूज करोगे? 5। ये जरूर ब्रैकेट में डालना, जो मैं ब्रैकेट में डालती हूँ। ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ही 1 में से माइनस होगा तो ही आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएगा। आया बच्चों समझ में? तो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन को अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो मेथड छोटा हो रहा हो उसी से करना, अदरवाइज कैलकुलेशन में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। एटलीस्ट क्लियर हो गया? अब अपन इसी का करते हैं एटमोस्ट। एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी? 0 1 2 3 4 एंड 5, यही थी एक्स की वैल्यू। अब इसका एटमोस्ट करते हैं। उसने कहा जो 5 बच्चों का ग्रुप बना रहे हो उसमें से एटमोस्ट 2 बॉयज हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्यादा से ज्यादा, या फिर इसको बोल सकते हैं मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स आपके पास 2 बॉयज होने चाहिए, मतलब एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2। एक्स की वैल्यू 2 या 2 से कम होनी चाहिए। 2 या 2 से कम मतलब वैल्यू कौन सी होंगी एक्स की? या तो 0 या 1 या फिर 2। तो 0 0 बॉयज, यहाँ एक्स का मतलब क्या है? बॉय। तो 0 बॉय, 8 में से 0 बॉयज, तो बाकी बची हुई गर्ल्स, तो कितनी गर्ल्स लेंगे अपन? 5। और टोटल कितने हैं? 14 में से 5 बच्चे। या फिर मैं एक बॉय ले लू 8 में से, तो बाकी बची हुई गर्ल्स, गर्ल्स कितनी लूंगी? 4। और टोटल 14 में से कितने बच्चे लेने हैं? 5। या फिर मैं 8 में से 2 बॉयज ले लूं, बाकी बची हुई गर्ल्स, और टोटल 14 में से कितने बच्चे लेने हैं आपको? 5 बच्चे लेने हैं। आया समझ में? और लेके देखते हैं अपन क्वेश्चन। उसने कहा जो आप ग्रुप बना रहे हो 5 बच्चों का, उसमें से एटमोस्ट 4 जो है वो गर्ल्स हो सकती हैं। एटमोस्ट 4 गर्ल्स, मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4। गर्ल्स 4 या 4 से कम होनी चाहिए। 4 या 4 से कम तो बहुत बड़ा हो जाता, तो मैं इसको उल्टा कर सकती हूँ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ गया, उसके पास कौन सा साइन बचा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा, 4 से बड़ा आपके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 5। अब इसका बना लो आप। 1 माइनस एक्स का मतलब क्या है बच्चों? गर्ल्स। तो 6 में से कितनी गर्ल्स लेनी है? 5। बाकी बचे हुए बॉयज, तो बॉयज कितने आ जाएंगे? 0। और टोटल 14 में से 5 बच्चे ले लो। आप ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेकर देखें। उसने कहा जो आप 5 बच्चों का ग्रुप बना रहे हो उसमें से एटमोस्ट 3 गर्ल्स हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती हैं। तो x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए। इसका सिंपल वाला ले लेते हैं, जबकि दूसरा वाला छोटा होता, पर मैं ये वाला लेके दिखाती हूँ। तो या तो 0 गर्ल्स हो सकती हैं, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या फिर 3 गर्ल्स हो सकती है। 0 गर्ल्स, तो 6 में से 0 गर्ल्स, बाकी बचे हुए बॉयज, और टोटल 14 में से 5 बच्चे। या फिर 1 गर्ल, 6 में से 1 गर्ल, बाकी बचे हुए बॉयज, तो बॉयज कितने लेंगे? 4। और टोटल 14 में से कितने बच्चे आ जाएंगे? 5। या फिर 2 गर्ल्स, 6 में से 2 गर्ल्स, बाकी बचे हुए बॉयज, और टोटल 14 में से कितने बच्चे आ जाएंगे? 5। या फिर 3 गर्ल्स, 6 में से 3 गर्ल्स, तो बाकी बचे हुए बॉयज, बॉयज कितने लूंगी? 2। और टोटल 14 में से कितने बच्चे आ जाएंगे? 5 बच्चे आ जाएंगे। आया समझ में? एटलीस्ट, एट मोस्ट और सिंपल वाला क्वेश्चन ग्रुप्स या कमेटी बना। क्लियर? मैं कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख रही हूँ, कमेटी बनाने के ही क्वेश्चन लिखूंगी। आप लोगों को सिर्फ इसी फॉर्मेट में बना बना के छोड़ना है, जो मैं अभी बना बना कर छोड़ रही हूँ। इसी फॉर्मेट में बनाकर छोड़ना है कि हमें ये तरीका तो समझ में आ रहा है क्या बनाना। और जहां एटलीस्ट एटमोस्ट आएगा ये जरूर लिखना है, एक्स की वैल्यू जो भी आप लेना वाले हो वो आपको लिख कर बैठना। ठीक है?
Six boys. ये बनाने केसेस आप लेंगे। एक जना इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो ना क्वेश्चन की। जी आप फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए। आप लोग अपने केसेस बनाना शुरू कर दो। मैं भी स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन बनाऊंगी, तो आप लोग को सिर्फ मैच करना है कि जो आप बना रहे हो वो सही बना रहे हो या गलत बना। इन सबके केसेस बनाना स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं है, कर दो। केसेस बनाना स्टार्ट कर दो। फोटो डाल दी ग्रुप में, इरेज कर दो इसको यहाँ से। थोड़ा जल्दी जल्दी करो बेटा। नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट एटलीस्ट में आता है सिर्फ तो क्या 6 तक डायरेक्ट होंगे, एटलीस्ट एटमोस्ट में एक साथ से। क्वेश्चन लिख लिया सबने? जिन्होंने लिख लिया वो केसेस बनाना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 to 9 होमवर्क का है। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 4 to 9 होमवर्क है। फोर टू 9 होमवर्क, और ये अभी बनाना है इन द क्लास। इरेज कर दूं क्वेश्चन?
सबने क्वेश्चन लिख लिया है? बनाना शुरू कर दो बच्चों। क्वेश्चन तो ग्रुप पे भी आ चुका है। बनाना शुरू कर दो। फर्स्ट से फोर तक के मैच कर लो। फर्स्ट से फोर तक के मैच कर लो। बनाओ, खुद से बनाओ, स्क्रीन पे देखकर मत छापना, नहीं अच्छी समझ में नहीं आएगी।
सेवेंथ तक मैच कर लो, जिसने भी कर लिया है सेवेंथ पार्ट तक मैच करो कैसे।
आ रहा है बच्चों समझ में? ऑनलाइन समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों 9th पार्ट तक आंसर्स मैच करो, 9th पार्ट तक मैच करो। नाइन तक मैच करो। नाइन तक मैच कर दो। नाइन तक मैच हो रहे हैं, वेरी गुड।
10th और 11th पार्ट भी मैच करो बच्चों। 10th पार्ट एंड 11th पार्ट मैच करो। टेंथ और 11th मैच हो गए। आ रहा है सबको समझ में? चलो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके लाना बच्चों। ये सारे केसेस घर से बनाकर लाना, कल आगे के मैच करवा दूंगी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक का होमवर्क है मॉड्यूल्स में। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है अपने पास उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 to 9 होमवर्क है। कल अपन आंसर्स भी मैच कर लेंगे वहां तक, एंड ये वाला मैच कर लेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।